हेलो नमस्कार जय हिंद। तो दोस्तों आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप थंबनेल में देख ही चुके हैं, आज हम बात करने वाले हैं टॉप 100 साइंस के क्वेश्चंस के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूपी पेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसएससी के कोई भी एग्जाम की एनी वन एग्जाम हो, यदि उसमें साइंस का क्वेश्चन है तो आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो सकता है। जी हाँ फ्रेंड्स, यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भी, क्योंकि फ्रेंड्स साइंस का क्वेश्चन जो है हर जगह साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन जो है आजकल पूछे जा रहे हैं। आप कोई भी एग्जाम दीजिए, तो हमें चाहिए कि हम एक ऐसा प्रिपरेशन करें, ऐसी तैयारी करें जिससे कि हमारा जो साइंस का क्षेत्र है, फील्ड है, उसमें काफ़ी ज़्यादा पकड़ मजबूत हो सके और हमें काफ़ी ज़्यादा आसान लगे। तो फ्रेंड्स उसी के लिए आज मैं आप लोगों के सामने टॉप 100 जो मोस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में विभिन्न एग्जामों के पूछे गए हैं क्वेश्चन साइंस से रिलेटेड, वो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। आप इस वीडियो को पूरा देखें। आपको वीडियो देखने के बाद यकीन मानिए आपको साइंस काफ़ी ज़्यादा आसान लगने लगेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, तो समय की बर्बादी न करते हुए चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और आइए आगे देखते हैं कि क्या कुछ इसमें दिया हुआ है। तो सबसे पहला नंबर फ्रेंड्स, हम क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर लिखा है वाहन चालक हेतु पश्च दृश्य दर्पण होता है। मतलब फ्रेंड्स जो हमारे वाहनों में दर्पण का प्रयोग होता है वह कौन सा दर्पण होता है? तो फ्रेंड्स जो हमारे वाहनों में दर्पण प्रयोग होता है वह होता है उत्तल दर्पण। जी हाँ फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी इसका होगा। अब आप पूछेंगे उत्तल दर्पण क्यों होता है? तो फ्रेंड्स इसका रीजन ये है कि यह जो उत्तल दर्पण होता है वो उसका जो दृष्टि होता है, वह जो क्षेत्र होता है दिखाने का, मिरर जो है दृश्य को, वो ज्यादा होता है अपेक्षाकृत अवतल दर्पण की। तो फ्रेंड्स इसलिए यहाँ पर उत्तर होगा उत्तल दर्पण। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। लोहे पर जंग लगना एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है फ्रेंड्स? लोहे पर जंग लगना क्षरण का उदाहरण है। क्षरण मतलब फ्रेंड्स उसमें कमी आना, उसके वेट में कमी आना, क्योंकि जैसे जैसे किसी चीज में जंग लगेगा उसका वेट कम होता जाएगा, तो वो क्षरण हो रहा है, उसका पतन हो रहा है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, हाइड्रोजन बम किस नाभिकीय अभिक्रिया पर आधारित है? तो फ्रेंड्स जो हाइड्रोजन बम होता है वह किस पे आधारित होता है? वह होता है नाभिकीय संलयन पर। जी हाँ फ्रेंड्स, इसका आंसर ये होगा नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है जो हाइड्रोजन बम होता है। अगला क्वेश्चन, विटामिन सी की कमी से जो है कौन सी बीमारी होती है? तो फ्रेंड्स विटामिन सी की कमी से, जैसा कि आपको पता ही होगा, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है या फिर जो हम बोल सकते हैं वैज्ञानिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। जी हाँ फ्रेंड्स, आप इसको याद रखिएगा। और इससे एक क्वेश्चन बनता है कि कौन से विटामिन जल में घुलनशील है? तो विटामिन बी और सी। क्या फ्रेंड्स? विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है, बाकी जितने भी विटामिन बचते हैं वह सब वसा में घुलनशील रहते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर रतौंधी लिखा है तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग, विटामिन बी की कमी से बेरी रोग, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग। आप इसको तैयार कर लीजिए। जी हाँ फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है? तो फ्रेंड्स आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर आंसर होगा किसे कहा जाता है? जॉन मेंडल को। किसको फ्रेंड्स? जॉन मेंडल को, ऑप्शन नंबर बी। जो ग्रेगर, इनका पूरा नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल, ये आनुवंशिकता या फिर वांशागति जो भी कुछ बोले हम, इनका जो है मूल नियम बनाया था इन्होंने, तो इसलिए इनको आनुवंशिकी का जनक बोला जाता है। अगले क्वेश्चन की फ्रेंड्स हम बात करें तो अगला क्वेश्चन जैसे कि आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है, प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? फ्रेंड्स तो ये जो प्रकाशीय फाइबर होता है आपके किस सिद्धांत पर काम करता है आपको बताना है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। जी हाँ फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी, प्रकाशीय जो फाइबर होता है वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? तो फ्रेंड्स जो विद्युत बल्ब होता है उसका फिलामेंट किससे बना होता है? तो इसका फिलामेंट होता है जो बना होता है टंगस्टन का। जी हाँ फ्रेंड्स, इसका आंसर ये होगा ऑप्शन नंबर डी, विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। आप फ्रेंड्स इसको नोट पॉइंट करते चलिए, यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, सिरका जिसे हम बोलते हैं क्या, विनेगर, का रासायनिक नाम क्या है? तो फ्रेंड्स सिरका का जो है रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम है एसिटिक एसिड। क्या फ्रेंड्स? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का जो फ्रेंड्स फार्मूला क्या होता है? तो इसका फार्मूला होता है CH3COOH, CH3COOH। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा है बेरी की कमी के कारण होता है। किसकी कमी से जो बेरी रोग होता है किसकी कमी से होता है? जैसा कि फ्रेंड्स हमने ऊपर आपको बताया विटामिन बी के अंतर्गत आता है, लेकिन यहाँ पर विटामिन B1 आंसर होगा आपका। जी हाँ फ्रेंड्स, विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। सामान्यतः निषेचन होता है, सामान्यतः जो निषेचन की प्रक्रिया होती है वो किसमें होती है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, डिंब वाहिनी नली में, गर्भाशय में, ग्रीवा में और आच्छादित योनि में। तो किस में होगा? यहाँ पर जो सामान्यतः निषेचन होता है फ्रेंड्स वो किस में होता है बताइए आप।
आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। जो सामांचन निषेचन होता है वह किस में होता है? यहाँ पर इसका आंसर होगा पहला, डिंब वाहिनी में। जी हाँ फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा डिंब वाहिनी नली में। ये सब ऐसे क्वेश्चन है फ्रेंड्स जिसको हमें आसान तो लगते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यदि हम इसको करने बैठते हैं तो हमें कमी महसूस होती है कि हमें ये क्वेश्चन आ नहीं रहा है या फिर कंफ्यूजन है, तो इसलिए इसका आंसर ये होगा। अगले क्वेश्चन फ्रेंड की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है? तो फ्रेंड्स जो ध्वनि की तीव्रता होती है उसका एसआई मात्रक क्या है? इसका एसआई मात्रक है डेसिबल। जी हाँ फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ए नंबर, ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक डेसिमल होता है। अगला क्वेश्चन, गन मेटल जो होता है वह किस मृत धातु से निर्मित होता है? जो गन का मेटल होता है वह किस मृत धातु से? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा, तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होगा, कॉपर, टिन, जिंक। तो फ्रेंड्स कॉपर का 88% होगा और जो टिन होगा उसका 10% होगा और जिंक का 2% होगा। तो इसका आंसर ये होगा फ्रेंड्स, गन मेटल का जो किस मृत धातु का बना होता है? कॉपर, टिन और जिंक का। अगले क्वेश्चन फ्रेंड, ताजमहल किससे प्रभावित हो रहा है? तो फ्रेंड्स ताजमहल जो है वह किसके कारण प्रभावित हो रहा है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा SO2। SO2 का मतलब फ्रेंड्स सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड के कारण जो है वह अम्लीय वर्षा के अंतर्गत ये आता है, जिसके कारण ताजमहल प्रभावित होता है। यहाँ पर पूछा है किसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है? तो फ्रेंड्स किसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है? विटामिन डी की कमी से, क्योंकि फ्रेंड्स विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग, विटामिन बी की कमी से बेरी-बेरी रोग, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, ट्यूबरकुलोसिस संक्रमण होता है। ट्यूबरकुलोसिस फ्रेंड जो एक संक्रमण होता है वह कहाँ होता है? पहला यहाँ पर दिया है माइकोबैक्टीरियम एवोनिन द्वारा, दूसरा दिया है स्टेफाइलोकोकस द्वारा, तीसरा दिया है माइकोबैक्टीरियम टर्बुकुलोसिस द्वारा, चौथा दिया स्ट्रेप्टोकोकस द्वारा। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका आंसर होगा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस द्वारा। इसका आंसर ये होगा ऑप्शन नंबर सी। फ्रेंड्स जो अगला क्वेश्चन है वह है, ध्वनि नहीं गुजर सकती, किसमें से नहीं गुजर सकती फ्रेंड्स? निर्वात में ध्वनि नहीं गुजर सकती। हाँ फ्रेंड्स, इसका आंसर निर्वात होगा। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर की भाषा में रैम का पूर्ण क्या रूप होता है? तो फ्रेंड्स रैम का जो फुल फॉर्म होता है वह होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या फ्रेंड्स? रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड्स आप इसको नोट पॉइंट करते चलिए, क्योंकि ये कोई भी एग्जाम दीजिए आप, यदि उसमें साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा तो इसमें से जरूर आपको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एसिड चींटी के काटने में मौजूद होता है? तो फ्रेंड्स चींटी के काटने में कौन सा एसिड वहां पर मौजूद फॉर्म में पाया जाता है? यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, फॉर्मिक एसिड या फिर मौलिक एसिड या फिर परक्लोरिड एसिड या फिर नाइट्रिक एसिड। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? चींटियों के डंक में क्या पाया जाता है? पाया जाता है फॉर्मिक एसिड। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो फ्रेंड्स जैसा कि ये काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में टोटल 206 हड्डियां होती है। अगला क्वेश्चन, चेचक के लिए टीके वैक्सीनेशन का आविष्कार किसने किया था? फ्रेंड्स जो चेचक का टीका है क्या है? यह एक प्रकार का चेचक जो है वह विषाणु जनित रोग होता है, और इस टीके का मतलब इस वैक्सीन का जो आविष्कार किया था किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। आप इसको याद रखिए, एडवर्ड जेनर ने टीके की जो वैक्सीन होती है उसका आविष्कार किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पर लिखा है न्यूटन के पहले नियम को भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? जो न्यूटन का पहला नियम होता है उसको क्या कहा जाता है? तो न्यूटन के पहले नियम को यहाँ पर लिखा है आघूर्ण का नियम, कि विस्थापन का नियम, कि संवेग का नियम, कि जड़त्व का नियम। इन चारों में से क्या कहा जाता है फ्रेंड? इन चारों में से कहा जाता है जड़त्व का नियम, ऑप्शन नंबर डी। जो जड़त्व का नियम है वह न्यूटन के पहले नियम को भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, सोल्डर किन दो धातुओं से मिलकर धातुओं से बना मिश्र धातु है? जी हाँ फ्रेंड्स, बात एक ही है, सोल्डर किन दो धातुओं से मिलकर बना है? तो आपका यहाँ पर आंसर क्या होगा? जिंक और सीसा, जस्ता और तांबा, टिन और जस्ता, टिन और सीसा। इनमें से क्या है फ्रेंड्स? आप बताइए। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूंगा, जो सोल्डर होता है उसमें क्या होता है कि लगभग 67% मतलब 67% सीसा होता है तथा 33% टिन होता है। सीसा और टिन, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, स्तंभ क के पदों को स्तंभ ख के पदों से मिलान करिए। यहाँ पर पूछा है फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके सामने दिया है ये सिरका, संतरा, इमली, खट्टा दूध, और इसमें आगे आपको पूछा कि इनमें से कौन सा अम्ल इसमें पाया जाता है। तो फ्रेंड्स जैसा कि हम सभी जानते हैं सिरके में क्या पाया जाता है? एस्टिक एसिड पाया जाता है। सिरके में क्या पाया जाता है? एस्टिक एसिड। और जो संतरा होता है इसमें क्या पाया जाता है फ्रेंड्स? संतरा में पाया जाता है साइट्रिक एसिड। क्या फ्रेंड्स? साइट्रिक एसिड। और जो इमली फ्रेंड्स होती है, इमली में क्या पाया जाता है? इमली में पाया जाता है टार्टरिक एसिड।
क्या फ्रेंड, टार्टरिक एसिड। और जो आपका खट्टा दूध होता है इसमें पाया जाता है लैक्टिक एसिड। तो फ्रेंड्स ये रहा आपका, आप इसको नोट पॉइंट करते चलिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। तो जो अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक वयस्क मनुष्य में कितने स्वदंत होते हैं? जी हाँ फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है, एक मनुष्य जो वयस्क मनुष्य होता है उसमें कितने स्वदंत होते हैं? तो इसका आंसर होगा 4। क्या फ्रेंड्स, 4। एक जो है स्वस्थ जो है वयस्क जो मनुष्य होता है उसमें 4 स्वदंत होते हैं, जिसे हम रदनक बोलते हैं। और जो फ्रेंड्स इन जो दांत होते हैं इनका काम क्या होता है? ये जो 4 दांत होते हैं ये क्या होता है, भोजन को जो है काटते हैं तेजी से। जी हाँ फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है? तो फ्रेंड्स सेल का पावर प्लांट किसको कहा जाता है? सेल का पावर प्लांट कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। जी हाँ फ्रेंड्स, सेल का जो पावर प्लांट होता है वह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है, इसका कारण क्या है फ्रेंड्स? जब दूध को जो है अलग मथा जाता है तो उसमें से क्रीम अलग हो जाती है, तो इसका कारण क्या है? गुरुत्वीय बल है कि अभिकेंद्र बल है कि अपकेंद्र बल है कि आपका घर्षण बल है? इसका ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड? इसका आंसर क्या होगा? गुरुत्वीय बल है, अभिकेंद्र बल है, या फिर अपकेंद्र बल है, या फिर घर्षण बल है? तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका आंसर होगा अपकेंद्र बल। क्या फ्रेंड्स? अपकेंद्र बल, ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, डिटर्जेंट पाउडर में कौन सा प्रमुख रसायन मौजूद होता है? तो फ्रेंड्स जो डिटर्जेंट पाउडर होता है इसमें कौन सा? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट इसमें मौजूद होता है डिटर्जेंट पाउडर में। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है फ्रेंड्स? फार्मूला NO2CO3। क्या फ्रेंड्स? NO2CO3। अगला क्वेश्चन, फिलासोफर वूल यह सदपुष्प रासायनिक दृष्टि से है? तो फ्रेंड्स एक फूल का नाम है जो है फिलासोफर फूल, तो इसका जो रासायनिक दृष्टि है वो क्या है? तो फ्रेंड्स इसका रासायनिक जो दृष्टि है वह जिंक ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए, इसका जिंक ऑक्साइड होगा फिलासोफर वूल का रासायनिक नाम। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, घुटनों का जोड़ होता है, क्या होता है? घुटनों का जोड़ मतलब किसकी संधि होती है? जो घुटनों का जोड़ होता है फ्रेंड्स ये इसे हम बोलते हैं कब्जा संधि या फिर कोर संधि। क्या फ्रेंड्स? कब्जा संधि या फिर कोर संधि जो होती है वो घुटनों का जोड़ कहलाता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं हम लोग। तो फ्रेंड्स जो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर लिखा है, निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है? तो यहाँ पर कोशिका की आत्मघाती जो थैली है इसे कहा जाता है लयन काय को। किसको फ्रेंड्स? लयन काय को। क्यों कहा जाता है लयन काय को? हम एक और नाम से जानते हैं, क्या फ्रेंड्स? लाइसोसोम। क्या? लाइसोसोम को हम लयन काय के नाम से जानते हैं, जो कि एक कोशिका संघ की आत्मघाती थैली होती है। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको लिखा है C12H22O11 को कहा जाता है। तो फ्रेंड्स ये क्या है? यह किसका अणुसूत्र है? इसके पूछने का मतलब ये है। तो फ्रेंड्स ये है चीनी का अणुसूत्र। चीनी जिसे हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? सुक्रोज बोलते हैं। उसका अणुसूत्र क्या है? C12H22O11। और यहाँ पर लिखा है नमक, तो नमक का फार्मूला क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? NaCl हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ध्वनि तरंगे होती हैं फ्रेंड्स, ये जो ध्वनि तरंगे होती हैं क्या होती हैं? दाब होती हैं कि अनुदैर्ध्य होती हैं कि विद्युत चुंबकीय होती हैं कि यांत्रिक होती है? तो जो फ्रेंड्स ध्वनि तरंगे होती है वो हमेशा यांत्रिक तरंगे होती है। जी हाँ फ्रेंड्स, लेकिन यदि प्रकाश की बात करें तो यह विद्युत चुंबकीय हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ध्वनि की बात कर रहा है तो यांत्रिक होगा। आप इसको नोट पॉइंट करते चलिए फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन, दूध को संरक्षित करने में किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स जो दूध होता है उसको संरक्षित करने में पाश्चुरीकरण किया जाता है। जी हाँ फ्रेंड, इसके करने से क्या होता है? जो हानिकारक कीटाणु दूध में पड़ने से पहले ही वह समाप्त हो जाते हैं, जिसके कारण दूध अधिक समय तक संरक्षित रह सकता है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, कैल्शियम का स्रोत है, तो कैल्शियम किस में पाया जाता है फ्रेंड्स? दूध में, खाने वाले नमक में, संतरा में, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स दूध में कैल्शियम पाया जाता है। हम और भी कैल्शियम के उदाहरण ले सकते हैं जैसे अंडा, पनीर आदि। तो यहाँ पर खाने वाले नमक की बात हो रही है तो इसमें NaCl, इसमें सोडियम और क्लोरीन पाया जाता है। और जबकि संतरे में क्या पाया जाता है फ्रेंड्स? विटामिन C पाया जाता है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, गेहूं का दाना होता है, क्या होता है? गेहूं का दाना फ्रेंड्स बीज होता है। गेहूं का जो दाना होता है वह हमेशा बीज होता है। और यहाँ पर ग्लूम की बात है फ्रेंड्स, ग्लूम आपको पता होगा क्या है? अनाज के छिलके या फिर जो भूसे होते हैं उसको ग्लूम कहते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको सदिश और अदिश राशियों से है। यहाँ पर पूछ रहा है निम्न में से कौन सी सदिश नहीं है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको ढूंढना है क्या कि कौन सी राशि अदिश है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो आयतन है यह एक अदिश राशि है। जी हाँ फ्रेंड्स, जबकि जो विस्थापन, बल और वेग है यह तीनों सदिश राशियाँ हैं। तो आप इस बात को ध्यान रखिए।
आप पूछेंगे कि सदिश और अदिश में हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सी सदिश है और कौन सी अदिश है। तो फ्रेंड्स इसके पहचानने का सबसे अच्छा तरीका होता है क्या, क्योंकि जो परिमाण के साथ दिशा जिनमें होता है वह सभी सदिश राशियाँ होती है। एक बार फिर से सुनिए आप, परिमाण के साथ जिसमें दिशा हो वह सदिश राशि कहलाती है। तो आगे हम देखते हैं, सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है किसके द्वारा। जो फ्रेंड्स सापेक्ष आर्द्रता होती है वह नापी जाती है हाइग्रोमीटर द्वारा। किसके द्वारा फ्रेंड्स, हाइग्रोमीटर द्वारा। जो सापेक्ष आर्द्रता होती है वो हाइग्रोमीटर द्वारा। और हाइड्रोमीटर द्वारा फ्रेंड्स क्या मापी जाती है, हाइड्रोमीटर द्वारा मापा जाता है द्रव का घनत्व। जी हाँ फ्रेंड, द्रव का घनत्व हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। अब पोटेंशियोमीटर से क्या मापा जाता है फ्रेंड्स, जो विद्युत परिपथ होता है इसमें दो बिंदुओं के बीच जो विभवांतर होता है उसको यहाँ पर मापा जाता है। फ्रेंड्स कवकों का अध्ययन किसमें किया जाता है, कवकों का अध्ययन यहाँ पर ऑप्शन दिया है माइकोलॉजी, एंटोमोलॉजी, अनर्थियोलॉजी, फाइकोलॉजी। तो आप ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड्स, क्या होगा, शैवाल जिसे हम बोलते हैं कवक, इसका अध्ययन फाइकोलॉजी किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी, शैवाल जो कवक होते हैं इसका अध्ययन फाइकोलॉजी में किया जाता है। और यहाँ पर लिखा है एंटोमोलॉजी। तो फ्रेंड्स एंटोमोलॉजी कीट और पतंगों का अध्ययन किया जाता है। एंटोमोलॉजी में कीट और पतंगों का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर आपको लिखा है आर्निथियोलॉजी। क्या फ्रेंड्स, आर्निथियोलॉजी, इसमें क्या किया जाता है, पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। आप इसको नोट पॉइंट करते चलिए। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, स्टारफिश का संबंध निम्न में से किससे है। तो फ्रेंड्स स्टारफिश मतलब एक तारा मछली है, इसका संबंध किससे है, इसका संबंध है इकाई निडोरमेटा से। किससे फ्रेंड्स, इकाई निडोरमेटा से इसका संबंध है। आप इसको नोट पॉइंट कर लीजिए। फ्रेंड्स कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम क्या पढ़ते हैं कि इसको लिख के याद करना पड़ता है। यह एक प्रकार की फ्रेंड्स वर्गीकरण वैरायटी है इनकी स्टारफिश की, जो कि इकाई निडोरमेटा में संबंध इनका रहता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है आम का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग को बताना है आम का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो आम का वैज्ञानिक नाम यहाँ पर है मैंगीफेरा इंडिका। क्या फ्रेंड्स, मैंगीफेरा इंडिया आम का वैज्ञानिक नाम है। और यहाँ पर लिखा है आपके सामने पीसम सैटिवम। पीसम सैटिवम मटर का वैज्ञानिक नाम है, आप इसको भी लिख लीजिए। मटर का वैज्ञानिक नाम पीसम सैटिवम। और यहाँ पर लिखा है ट्रिटिकम एस्टिवम। तो ये किसका है फ्रेंड्स, गेहूँ का है। क्या फ्रेंड्स, गेहूँ का है। हम लोग आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या लिखा है। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा, पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने से कौन सी गैस निकलती है। O2 निकलती है, या फिर H2 निकलती है, या फिर CO2 निकलती है, या फिर Cl2 निकलती है। तो आपको बताना है कि कौन सी गैस निकलती है। फ्रेंड्स इसका सिंपल सा अध्ययन होगा, पानी को जब भी ब्लीचिंग पाउडर में मिलाया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर को, तो क्या होता है वहाँ पर क्लोरीन गैस निकलती है। ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने के मुख्य कारण वसा और तेलों का क्या है। फ्रेंड्स जो खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आती है वो तो वसा और तेलों का क्या है फ्रेंड्स, यह है अवकरण की शोधन की ऑक्सीकरण की हाइड्रोलिसिस। क्या फ्रेंड्स, हाइड्रोलिसिस, इनमें से कौन सा कारण है। तो फ्रेंड्स यह है यहाँ पर ऑक्सीकरण। आप ऑप्शन नंबर सी इसका याद रखिए। खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने के मुख्य कारण वसा और तेलों का ऑक्सीकरण होता है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, आकार में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पूछा है आकार में सबसे बड़ी कोशिका, तो आपको बताना है यहाँ पर आकार में जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो होती है शुतुरमुर्ग का अंडा। जी हाँ फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी। ये थोड़ा सुनने में अजीब लगेगा लेकिन आपको इसे मानना पड़ेगा, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होती है। और सबसे छोटी कोशिका बोला जाए तो माइकोप्लाज्मा, इसको आप याद रखिएगा। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, जबकि सबसे छोटी माइकोप्लाज्मा। अगला क्वेश्चन, राइबोसोम की खोज किसने की थी। तो फ्रेंड्स जो राइबोसोम की खोज की थी ये की थी किन्होंने, जॉर्ज पेलेज ने। जी हाँ फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिए, जॉर्ज पेलेज ने। जो यहाँ पर लिखा है आपके सामने क्या फ्रेंड्स, अल्टमान। तो अल्टमान और वर्ल्डेयर यहाँ पर बैंड ये सभी लिखा है। तो यहाँ सबसे आपको इम्पोर्टेंट है यहाँ पर बैंड भी, क्योंकि कार्ल बैंड जो है क्या हुआ फ्रेंड्स, इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। जी हाँ फ्रेंड्स, अगला हम लोग देखते हैं, रक्त में हीमोग्लोबिन के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। तो फ्रेंड्स जो रक्त होता है उसमें हीमोग्लोबिन के लिए किस खनिज की, जस्ता की, सीसा की, लोहा की, या फिर प्लेटिनम की। तो यहाँ पर लोहा की। जी हाँ फ्रेंड्स, आप इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था आपका कि रक्त में हीमोग्लोबिन के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है, तो लोहे की आवश्यकता पड़ती है। आप इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। लिखा है निम्न में से कौन सी गैस बायोगैस संयंत्र में उत्पन्न नहीं होती है। तो आपको यहाँ पर बताना है CH4 या फिर H2S या फिर CO2 या फिर CO।
तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे इसका आंसर होगा CO, ऑप्शन नंबर डी। CO को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या फ्रेंड्स, कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं। यह बायोगैस संयंत्र में नहीं बनती, यह गैस जो है कोयले के दहन में उत्पन्न होती है, हमेशा आप इस बात को याद रखिएगा। और हम बात करें बायोगैस संयंत्र में कौन सी गैस बनती है, तो यहाँ पर मीथेन बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, नाइट्रोजन बनता है, हाइड्रोजन जैसे गैसें यहाँ पर बनती हैं, लेकिन CO नहीं बनता। प्रतिरोध SI का मात्रक है, तो प्रतिरोध की जो SI इकाई होती है किसकी, मतलब यहाँ पर क्वेश्चन का पूछने का मतलब है प्रतिरोध जो है कि SI इकाई क्या है, तो फ्रेंड्स ओम है। जो प्रतिरोध की SI इकाई है वो ओम है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है, किसमें किया जाता है फ्रेंड्स, इंसुलिन का उत्पादन किसमें किया जाता है, इसका आंसर होगा आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस द्वारा, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के द्वारा, न कि पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एंड्रिनल ग्रंथि। इसका आंसर होगा इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस द्वारा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, लव हार्मोन्स किसे कहते हैं फ्रेंड्स, लव हार्मोन्स क्या है, यह एक प्रकार का ऑक्सीटोसिन है। क्या फ्रेंड्स, ऑक्सीटोसिन है, यह एक प्रकार का ऑक्सीटोसिन है जो क्या करता है फ्रेंड्स, इसका जो उत्पादन होता है वो मस्तिष्क में उपस्थित हाइपोथैलेमस द्वारा होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, और यह महिला और पुरुष दोनों में ही हार्मोन बनाता है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्नलिखित में कौन सी सुमेलित नहीं है, यहाँ पर हम लोग को सुमेलित कौन सी नहीं है उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर रॉबर्ट ब्राउन केंद्र की खोज की है, बिल्कुल सही है, रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्र की खोज की है। वल्टर फ्लेमिंग समसूत्री विभाजन की खोज, बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, क्योंकि वल्टर फ्लेमिंग ने समसूत्री विभाजन की खोज की थी। तीसरा नंबर हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है, तीसरा नंबर लिखा है पेलेट लाइबोसोम। क्या फ्रेंड, पेलेट यहाँ पर लाइबोसोम लिखा है, इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, आप बताइए क्या होगा। यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है फ्रेंड्स, कौन सा एक सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर पेलेट लाइसोसोम लिखा है, तो यहाँ पर ये होगा 1955 में जो है, यहाँ पर लाइसोसोम नहीं राइबोसोम, क्या फ्रेंड्स, राइबोसोम की खोज की थी, यही होगा इनका जो है 1955 में किया था इन्होंने। तो आप इसको याद रखिएगा कि पेलेट ने जो है लाइसोसोम नहीं राइबोसोम की खोज की। बाकी जो डी नंबर है फार्मेट तथा मूरे अर्धसूत्री विभाजन के, बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। अगला हम लोग देखते हैं, आप इसको नोट पॉइंट करते चलिए। जो अगला फ्रेंड्स क्वेश्चन हम लोगों का सामने है वह है कि जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े होते हैं तो धारा का मान क्या होता है। जब एक परिपथ होता है, जैसे हम सपोज करते हैं, उसमें क्या होता है कि कई जो प्रतिरोध होते हैं वो श्रृंखला में जुड़े होते हैं, तो उस स्थिति में यहाँ पूछ रहा है धारा का मान क्या होता है, उस पर क्या प्रभाव बढ़ता है, घटता है, या फिर उस पर प्रभाव क्या पड़ता है, आधा हो जाता है या फिर समान रहता है। तो हमेशा क्या होता है, समान रहता है। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर दिया है श्रृंखला में जुड़े होते हैं, तो श्रृंखला में जुड़ने से क्या होता है, जो है ये तो समान रहता है धारा, लेकिन जो विभवांतर होता है वो भिन्न भिन्न होता है, आप इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, लाल चींटियों में पाया जाने वाला अम्ल है, जो हमेशा याद रखिएगा फ्रेंड्स, जो चींटी में पाया जाता है वह पाया जाता है फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल का सूत्र क्या होगा फ्रेंड्स, HCOOH। क्या फ्रेंड्स, HCOOH। जी हाँ फ्रेंड्स, इसको एक और नाम से जाना जाता है, क्या फ्रेंड्स, मेथेनाइड एसिड भी कहते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन, तारपीन का तेल में निम्न में से किससे निकाला जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसका क्वेश्चन का मतलब है तारपीन का जो तेल होता है किससे निकाला जाता है, तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स, ये होगा लकड़ी पाइन। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर लकड़ी पाइन जो होता है चीड़ बोलते हैं इसे, इससे निकाला जाता है तारपीन का तेल। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसका उपयोग दूध के परीक्षण में किया जाता है। तो फ्रेंड्स दूध के परीक्षण में किसका उपयोग किया जाता है, H2O2। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर इसका आंसर होगा H2O2 अर्थात हाइड्रो पराक्साइड। जी हाँ, हाइड्रोजन पराक्साइड इसको बोलते हैं H2O2, ना कि आप H2O लगाइएगा, H2O2, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अगला क्वेश्चन, पित्तरस का निर्माण किसमें होता है। फ्रेंड्स पित्तरस का जो निर्माण होता है वह हमेशा यकृत में होता है, आप इसको नोट पॉइंट करते चलिएगा, पित्तरस का निर्माण यकृत में होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है, धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न करती हैं। फ्रेंड्स क्या करती हैं, जो धातुएं होती है ये अभिक्रिया द्वारा जो अम्लों के साथ अभिक्रिया करती हैं तो उसके बाद क्या उत्पन्न करती हैं, ये लवण और हाइड्रोजन, लवण और पानी, लवण और क्लोरीन, लवण और क्षार। तो आपको यहाँ पर क्या आंसर इसका होगा, यहाँ पर इसका आंसर होगा लवण और हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर ए। धातुएं हमेशा से ही फ्रेंड्स अम्लों के साथ जब भी अभिक्रिया करेंगी लवण और हाइड्रोजन का निर्माण करेंगी, तो यही आंसर होगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र है। तो फ्रेंड्स यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा डायनमो। जी हाँ फ्रेंड, डायनमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। लेकिन यहाँ पर ट्रांसफार्मर लिखा है तो आप पूछेंगे कि ट्रांसफार्मर
क्या काम करता है? तो ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है फ्रेंड्स? ऊर्जा की हानि जो होती है उसके उसको जो हानि से बचाने के लिए या फिर ऊर्जा की हानि को किए बिना ही वह उल्टता को कम या ज़्यादा कर सकता है। यही ट्रांसफार्मर का मेन काम होता है। अब यहाँ पर लिखा है तीसरा नंबर विद्युत मोटर, इसका काम। तो फ्रेंड्स विद्युत मोटर जो होता है वह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। जी हाँ फ्रेंड, यह विद्युत जो ऊर्जा होती है उसको यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। तथा यहाँ पर लिखा है सौर सेल, यह प्रकाशीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में हमेशा बदलने वाला यंत्र है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक सेप्रोट्रोफ है? फ्रेंड्स सेप्रोट्रोफ कौन सा यहाँ पर सेप्रोट्रोफ है? तो फ्रेंड्स ये कुकुरमुत्ता जो है एक प्रकार का सेप्रोट्रोफ के अंतर्गत आएगा, आप इसको याद रखिएगा। और इसका अर्थ क्या होता है सेप्रोट्रोफ मतलब? इसका अर्थ होता है कि जैसे मरे हुए जो जैविक पदार्थ होते हैं उनको अवशोषित करके पोषक प्राप्त करते हैं ये लोग, तो ये इनकी वैरायटी में आते हैं। अगला क्वेश्चन, जीवाणु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? फ्रेंड्स जीवाणु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका होगा आंसर होगा लुवेन हॉक। क्या फ्रेंड्स? लुवेन हॉक को जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है। और यहाँ पर लिखा है लुई पास्चर। तो फ्रेंड्स लुई पास्चर क्या? यह है सूक्ष्म विज्ञान के जनक, आप इसको नोट पॉइंट कर लीजिए। लुई पास्चर को सूक्ष्म विज्ञान का जनक कहा जाता है, जबकि लुवेन हॉक को जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है। यहाँ पर लिखा है अरस्तु, अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है, जबकि जो यहाँ पर एडवर्ड जेनर लिखा है प्रतिरक्षा विज्ञान जो होता है उनका जनक कहा जाता है। आप इसको नोट पॉइंट करते चले। अगला क्वेश्चन, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो पाचन क्रिया में जो प्रोटीन होते हैं निम्नलिखित में से किस पदार्थ के द्वारा बदल जाते हैं? तो इसका आंसर होगा एमिनो अम्ल। एमिनो अम्ल के कारण ही जो प्रोटीन होते हैं वो किस में बदल जाते हैं? प्रोटीन पदार्थ में बदल जाते हैं, एमिनो अम्ल में। जी हाँ फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, पेंसिल की नोक को बनाने में क्या उपयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा, पेंसिल की नोक को बनाने में हमेशा ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। किसका फ्रेंड्स? ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। आप इसको नोट पॉइंट करते चले फ्रेंड्स, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप याद रखिएगा इसके। और यहाँ पर लिखा है शीशा। तो फ्रेंड्स शीशे की हम बात कर लेते हैं। जो शीशा का उपयोग होता है वह लेड एसिड बैटरी के निर्माण में किया जाता है। क्या फ्रेंड? लेड एसिड बैटरी के निर्माण में किया जाता है। और एंटीमनी को हम सुरमा भी बोलते हैं फ्रेंड्स, एंटीमनी को क्या बोलते हैं? सुरमा ही कहते हैं। और इसका उपयोग जो है सौंदर्य के क्षेत्र में किया जाता है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, जल से हल्का होता है फ्रेंड्स, क्या होता है जल? जल से हल्का एल्यूमिनियम होता है, सोडियम होता है, मैग्नीशियम होता है या फिर मैग्नीज होता है? आपको बताना है जल से हल्का क्या होता है फ्रेंड्स। यहाँ पर आपको बताना है जल से हल्का क्या होता है, तो इसका आंसर होगा सोडियम। जी हाँ फ्रेंड्स, सोडियम जो होता है वो जल से हल्का होता है और यह जो है क्या करता है कि H2 गैस बनाता है। किससे अपक्रिया करके? सोडियम जल से। जी हाँ फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, किस रेडियोधर्मी तत्व के भारत में विशाल भंडार हैं? तो ऐसा कौन सा यहाँ पर रेडियोधर्मी तत्व है जिसका भारत में विशाल भंडार है? थोरियम का, यूरेनियम का या फिर ए तथा बी दोनों का? इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका आंसर होगा थोरियम का। जी हाँ फ्रेंड्स, थोरियम का जो है भारत में सबसे ज़्यादा पहले स्थान पे है संसार में भारत थोरियम के मामले में। और इसका सबसे बड़ा उत्पादक जो देश है वो कजाकिस्तान है यूरेनियम का। जी हाँ फ्रेंड, अगर थोरियम की बात आए तो पहले स्थान पे भारत है और यूरेनियम की बात आए तो यहाँ पर कजाकिस्तान है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है? तो फ्रेंड्स विटामिन से हमें कितनी ऊर्जा मिलती है आपको ये बताना है। विटामिन से हमें 0 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। जी हाँ फ्रेंड, विटामिन से हमें 0 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, आप इसको याद रखिएगा। अर्थात विटामिन से हमें कोई ऊर्जा नहीं मिलती। क्लोरोफार्म का प्रयोग निम्न में से किया जाता है फ्रेंड्स, किसका मतलब क्लोरोफार्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? यहाँ पर लिखा है पीड़ाहारी के रूप में किया जाता है या फिर निश्चेतक या फिर मलेटियोरोधी या फिर प्रतिजैविक। तो फ्रेंड्स ये आप हमेशा याद रखिएगा, जो क्लोरोफार्म है वो बेहोशी की एक प्रकार से दवा है, तो इसका आंसर बी होगा निश्चेतक के रूप में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा है पीड़ाहारी। पीड़ाहारी मतलब कि आपका पेन हो रहा है तो इसका प्रयोग पैरासीटामोल में किया जाता है, इसके लिए पैरासीटामोल का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर लिखा है मलेटिया रोधी। तो मलेरिया रोधी के लिए क्या होता है फ्रेंड्स? यह होता है कुनैन या फिर इसके हम मलेरिया रोधी बोलते हैं। प्रतिजैविक का मतलब होता है पेंसिलिन। जी हाँ फ्रेंड्स, ये आप इसको नोट पॉइंट करते चलिए, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जंग रहित लोहा बनाने में उपयोगी धातु है। तो फ्रेंड्स जंग रहित लोहा बनाने में उपयोगी धातु क्या है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा क्रोमियम, क्योंकि जो क्रोमियम है वो पहले ही ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है और लोहा शेप से बच जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, सिट्रस कैंकर का रोग है। तो फ्रेंड्स सिट्रस बोले या फिर हम बोले इसको साइट्रस, कुछ भी बोले, ये किसका रोग है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा नींबू। जी हाँ फ्रेंड्स, यह नींबू का रोग है, एक प्रकार का है। और यहाँ पर लिखा है सेब, तो आप पूछेंगे सेब से क्या हो? तो सेब जो है अग्नि नीरजा रोग,
जी हाँ फ्रेंड्स, तो जो सेब है वो अग्नि निर्जा जो रोग होता है वो सेब से संबंधित होता है। सरसों, सरसों से सफेद रतुआ रोग, जी हाँ फ्रेंड, सफेद रतुआ रोग जो होता है वो सरसों से संबंधित होता है। और जो आलू से संबंधित है वो झुलसा, क्या फ्रेंड, झुलसा। आगे हम देखते हैं, किस प्रकार के वनों को पृथ्वी के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है? तो फ्रेंड्स, किस प्रकार के वनों को? उष्णकटिबंधीय वनों को, उष्णकटिबंधीय वनों को पृथ्वी के जो है फेफड़े के रूप में जाना जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, और इसे दुनिया की फार्मेसी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ जो है बड़े पैमाने पर प्राकृतिक औषधियाँ आपको देखने को मिलेंगी। अगला क्वेश्चन, प्लेटलेट की कमी किस बीमारी में पाई जाती है? तो फ्रेंड्स, प्लेटलेट की कमी यहाँ पर पूछ रहा है किस बीमारी में पाई जाती है। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन क्या फ्रेंड्स है? टाइफाइड, टाइफाइड के बाद आपको क्या मिलता है? मलेरिया, मलेरिया के बाद डेंगू, डेंगू के बाद आपको क्या मिलता है यहाँ पर? फाइलेरिया। तो इस क्वेश्चन पूछने का तरीका आपको क्या पता चला फ्रेंड्स? यहाँ पर पूछा है जो प्लेटलेट की कमी होती है वह किस बीमारी में पाई जाती है, आपको इसका आंसर बताना है। प्लेटलेट की कमी किस बीमारी में पाई जाती है? इसका आंसर होगा डेंगू में। जी हाँ फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या होगा? डेंगू में प्लेटलेट की जो है कमी होती है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, रक्त में प्लाज्मा का प्रतिशत, जो रक्त होता है उसमें प्लाज्मा का कितना प्रतिशत होता है? तो जो रक्त होता है उसमें प्लाज्मा का 60% होता है। जी हाँ फ्रेंड, क्या होता है फ्रेंड्स? 60% होता है रक्त में जो प्लाज्मा का प्रतिशत होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। जो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर है, पेस मेकर का संबंध है 26, ये आपको मेंशन किया गया है लेकिन आप इसको नंबर मत देखिए क्योंकि ये बुक का प्रिंट है। पेस मेकर का संबंध किससे है फ्रेंड्स? आपको ये बताना है। क्या फ्रेंड्स, पेसमेकर का संबंध किससे है? किडनी से है, मस्तिष्क से है, पाँव से है, या फिर आपका हृदय से है? तो यहाँ पर इसका संबंध क्या होगा फ्रेंड? पेसमेकर जो है हृदय में प्रयोग किया जाता है। किसमें फ्रेंड? हृदय में प्रयोग किया जाता है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अस्थियों की संधियों पर यूरिक अम्ल जमा हो जाने से कौन सा रोग होता है? जी हाँ फ्रेंड, अस्थियों की जो संधियाँ होती हैं, मतलब जो जोड़ होता है अस्थियों का, उस पर यदि यूरिक अम्ल जमा हो जाए तो उससे कौन सा रोग हो जाता है, इसको हमें देखना है। तो फ्रेंड, इसके कारण होता है गठिया रोग। क्या फ्रेंड, जो आपने सुनते होंगे आम भाषा में गठिया रोग हो गया, तो यही कारण रहता है कि दो हड्डियों के जो जोड़ होता है उसमें यूरिक अम्ल जमा हो जाता है। यहाँ पर आपके सामने मेंशन किया गया है यूरेमिया। ये क्या है फ्रेंड? यूरेमिया जो है, रक्त में जब यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है तो यूरेमिया नामक रोग हो जाता है। जी यहाँ पर सिंपल लैंग्वेज में आप याद करिए, रक्त में जब भी यूरिया की मात्रा बढ़ेगी तो यूरेमिया नामक रोग हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है हीमेटूरिया। ये क्या है फ्रेंड? हीमेटूरिया क्या होता है फ्रेंड? नेफ्रॉन से सूजन आने के कारण आरबीसी का जो है मूत्र नली के साथ जो है छनकर आना, ये इसके कारण हीमेटूरिया रोग हो जाता है। ग्लाइकोसूरिया, ये किसका? तो फ्रेंड्स, मूत्र के साथ एक स्तर से अधिक शुगर का आना, ये भी ग्लाइकोसूरिया रोग कहलाता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स है, दूध को दही में अस्कंदित करने वाला एंजाइम है। तो फ्रेंड, दूध को दही में जो अस्कंदित करने वाला एंजाइम वो क्या है फ्रेंड्स? तो ये है रेनिन। जी हाँ फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा रेनिन होगा। और यहाँ पर लिखा है पेप्सिन, इसको भी हम जान लेते हैं। पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। अगला क्वेश्चन, ज्वालामुखी से निकलने वाली गैस है। तो फ्रेंड, ज्वालामुखी से निकलने वाली कौन सी गैस है? तो यहाँ पर लिखा है जल वाष्प, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी। तो इसका आंसर होगा ये सभी। जी हाँ फ्रेंड्स, क्योंकि ज्वालामुखी से जो है जल वाष्प भी निकलती है, उसके बाद आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड भी निकलती है। और अगला क्वेश्चन, ध्वनि का संचरण किस माध्यम में सबसे अधिक होता है फ्रेंड्स? जैसा कि अभी हम पहले ही पढ़े थे, ध्वनि का जो संचरण होता है वह किस माध्यम में सबसे अधिक होता है? वह होता है ठोस माध्यम में। जी हाँ फ्रेंड्स, ठोस में सबसे अधिक होता है, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में, और निर्वात में तो ध्वनि का संचरण होता ही नहीं, इसको आप याद रखिएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, BCG टीके किस रोग के लिए लगाए जाते हैं? आपको यहाँ पर बताना है BCG टीके जो होते हैं वो किस रोग के लिए लगाए जाते हैं। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स पोलियो की क्षय रोग, खसरा, या फिर टिटनेस। तो क्या होगा फ्रेंड? BCG जो होता है वो होता है क्षय रोग। क्षय रोग जिसे हम टीबी बोलते हैं फ्रेंड्स, उसके लिए यहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर लिखा है पोलियो, तो पोलियो फ्रेंड्स OPV, ओरल पोलियो वैक्सीन बोलते हैं, इसमें प्रयोग किया जाता है। खसरा में आपका प्रयोग किया जाता है रुबेला टीका, और टिटनेस में आपका प्रयोग किया जाता है टिटबैक नामक टीका। इसको आप याद रखिए फ्रेंड्स। क्षय रोग के लिए क्या? BCG टीका मतलब वैक्सीन। पोलियो के लिए आपका प्रयोग किया जाता है OPV वैक्सीन। खसरा के लिए रुबेला वैक्सीन, और टिटनेस के लिए टिटबैक। इसको आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, डायोड वह प्रयुक्ति है जो धारा को क्या करती है फ्रेंड्स? डायोड धारा को एक दिशा में प्रवाहित करने का काम करती है। जी हाँ फ्रेंड्स, इसका आंसर A नंबर ही होगा, एक दिशा में प्रवाहित होने देती है। आप इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स,
निम्नलिखित में से कौन रेडियोधर्मी नहीं है? आपको यहाँ पर बताना है रेडियोधर्मी कौन नहीं है फ्रेंड्स। ये जो लेड है ये रेडियोधर्मी नहीं है, बाकी यूरेनियम, फ्रांसियम और थोरियम ये सभी रेडियोधर्मी है। और प्रकृति में पाए जाने वाला जो प्रत्येक रेडियोधर्मी तत्व होता है फ्रेंड्स वो अस्थायी तत्व लेड में परिवर्तित होता है। इसका आंसर ये होगा, आप इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, यहाँ पर नाइक्रोम निम्न में से किसकी मिश्र धातु है? नाइक्रोम निम्न में से किसकी मिश्र धातु है? तो इसका आंसर होगा निकिल और क्रोमियम, ऑप्शन नंबर ए। निकिल और क्रोमियम नाइक्रोम का मिश्र धातु है, इसको आप याद रखिएगा। जबकि यहाँ पर आपके सामने लिखा है एंटीमनी, तांबा और टिन, ये किसका है? तो यह है ब्रिटेनिया। जी हाँ फ्रेंड, ब्रिटेनिया जो है तत्व उसका है। और ये पीतल का क्या होगा फ्रेंड? तांबा और जस्ता पीतल का होगा। तांबा और टिन किसका होगा? कांसे का होगा। अगला क्वेश्चन, वयस्क पुरुषों में मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है फ्रेंड्स? वयस्क जो पुरुषों में मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है? तो जो पुरुष होते हैं उसमें मस्तिष्क का औसत भार होता है 1336 ग्राम, जबकि जो महिलाएं होती हैं उसमें होता है 1198 ग्राम। इसको आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। जी हाँ, पुरुष में कितना होता है? 1336, जबकि महिलाओं में 1198 ग्राम का होता है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड हम लोग देखते हैं। यहाँ पर लिखा है नीला थोथा क्या है फ्रेंड्स? आपको बताना है नीला थोथा क्या है। तो नीला थोथा को बोलते हैं फ्रेंड कापर सल्फेट, ऑप्शन नंबर सी, कापर सल्फेट को नीला थोथा बोलते हैं। और यहाँ पर लिखा है आपके सामने कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट को क्या बोलते हैं? निर्जल जिप्सम, जिप्सम बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट को। और सोडियम सल्फेट यहाँ पर लिखा है, सोडियम सल्फेट को बोलते हैं लवड़। जी हाँ फ्रेंड, लवड़ बोलते हैं। और यहाँ पर आयरन सल्फेट भी मेंशन किया गया, तो आयरन सल्फेट को क्या बोलते हैं? हरा कशीस। इसको आप याद रखिए, ये सभी उपनाम है, ये कभी कभी हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और जो कि हमें काफ़ी दिक्कत कर देते हैं। फिलहाल आप यही याद रखिए, नीला थोथा क्या है? कापर सल्फेट है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ट्रेकोमा द्वारा शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ट्रेकोमा द्वारा शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? इसका आंसर होगा फ्रेंड्स नेत्र, बी नंबर। ट्रेकोमा द्वारा शरीर का नेत्र प्रभावित होता है, आप इसको याद रखिए। और यहाँ पर यकृत है, इसके द्वारा क्या? पीलिया, जो पीलिया होती है यकृत में होती है। और मस्तिष्क में क्या होता है? अल्जाइमर होता है। जी हाँ, अल्जाइमर रोग के कारण मस्तिष्क प्रभावित होता है, पीलिया के कारण यकृत प्रभावित होता है, जबकि ट्रेकोमा के कारण नेत्र प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन, सलाइवा में विद्यमान एंजाइम बताइए जो स्टार्च को तोड़ता है। तो फ्रेंड्स स्टार्च को क्या तोड़ता है यहाँ पर आपको बताना है। इसका आंसर होगा एमाइलेज। जी हाँ फ्रेंड, स्टार्च जो एमाइलेज तोड़ता है यहाँ पर, तो शर्करा में तोड़ता है इसको, आप इसको याद रखिएगा। और वसा जो है वो लाइपेज का काम, वसा और वसीय अम्ल जो होता है वो लाइपेज में तोड़ने का काम, जो पेप्सिन होता है प्रोटीन का एमिनो अम्ल में तोड़ने का काम करता है। जबकि यहाँ पर सलाइवा जो है ये एमाइलेज, इसको आप याद रखिएगा। सलाइवा में विद्यमान एंजाइम जो होता है इसकी स्टार्च को तोड़ता है वो एमाइलेज के द्वारा। अगला क्वेश्चन, एक पिंड जल में 4 डिग्री पर तैरता है, यदि तापमान 100 डिग्री हो तो वह पिंड क्या होगा? तो इस क्वेश्चन को फ्रेंड समझिए आप क्या लिख रहा है। एक पिंड 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर तैरता है, यदि तापमान हम 100 डिग्री कर दें तो वह क्या होगा पिंड? तो फ्रेंड्स यह क्या होगा? मुक्त रूप में वह तैरता रहेगा। इसका आंसर यही होगा। उसका टेम्परेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या फिर फर्क, अगर टेम्परेचर पे फर्क पड़ रहा है तो उसमें जो उसके स्थिति है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, ऊतक जो पौधों में जल परिवहन करता है, ऊतक जो पौधों में जल परिवहन करता है क्या कहलाता है फ्रेंड्स? फ्रेंड्स क्या कहलाता है? यह कहलाता है जाइलम। क्या फ्रेंड्स? जाइलम। ऊतक जो पौधों में जल परिवहन करता है जाइलम कहलाता है। और जो है भोज्य पदार्थों का जब परिवहन की बात आएगी तो फ्लोएम कहलाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है, चंद्रमा से प्रकाश को धरती पर पहुंचने में कितना समय लगता है? क्या होगा फ्रेंड्स इसका आंसर? चंद्रमा को प्रकाश जो है, चंद्रमा का जो प्रकाश है और धरती पर पहुंचने में चंद्रमा से कितना समय लगता है? इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका आंसर होगा 1.26 सेकेंड। चंद्रमा से जो प्रकाश धरती पर पहुंचने में 1.26 समय लगता है। और यही सूर्य की बात कर दे तो 8.3 मिनट लगता है। जी हाँ फ्रेंड्स, आप इसको लिख लीजिए। अगर चंद्रमा से प्रकाश पृथ्वी पर आ रहा है तो उसको 1.26 सेकेंड लगता है, जबकि सूर्य से पृथ्वी पर आ रहा है तो उसको 8.3 मिनट लगता है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, प्रकाश संश्लेषण किस कोशिकांग में होता है? तो जो फ्रेंड्स प्रकाश संश्लेषण होता है वह किस कोशिकांग में होता है? यहाँ पर ऑप्शन है आपका ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश संश्लेषण किस कोशिकांग में होता है फ्रेंड्स? यह होता है क्लोरोप्लास्ट में। जी हाँ फ्रेंड्स, ये इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर। प्रकाश संश्लेषण किस कोशिकांग में होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। जबकि यहाँ पर जो
ल्यूकोप्लास्ट लिखा है, ये क्या होता है फ्रेंड्स? ल्यूकोप्लास्ट में पौधों के लिए भोजन का संचय जो किया जाता है। और यहाँ पर क्रोमोजोलास्ट लिखा है, इसके पत्तियों को रंग प्रदान किया जाता है इसके द्वारा, क्रोमोप्लास्ट के द्वारा। ये लेकिन हमारा आंसर प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट के द्वारा क्या होता है? संश्लेषित जो है कोशिकांग में होता है। अगला क्वेश्चन, डायलिसिस में कौन सी प्रक्रिया शामिल है फ्रेंड? डायलिसिस, तो डायलिसिस में यहाँ पर कौन सी प्रक्रिया शामिल है फ्रेंड्स? तो इसका आंसर होगा आइसमोसिस। क्या फ्रेंड्स? ऑस्मोसिस जो प्रक्रिया होती है वो डायलिसिस में शामिल होती है, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें क्या होता है, पानी कम सांद्रता से अधिक सांद्रता वाले घोल की ओर प्रभावित होने लगता है। तो यहाँ पर डायलिसिस में ऑस्मोसिस प्रक्रिया शामिल होती है। अगला क्वेश्चन, रेडियोधर्मी तत्वों के समूह को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? जो रेडियोधर्मी तत्वों के समूह है इनको क्या जाता है? इनको कहा जाता है एक्टिनाइड। जी हाँ फ्रेंड्स, इनके समूह को एक्टिनाइड नाम दिया गया है। आप याद रखिएगा, रेडियोधर्मी तत्वों के समूह को एक्टिनाइड कहा जाता है। जबकि जो संक्रमण जो धातुएं होती हैं उनके समूह को क्या कहा जाता है? उनको समूह कहा जाता है लैंथेनाइड। इसको याद रखिएगा आप, संक्रमण धातुओं के समूह को लैंथेनाइड, जबकि रेडियोधर्मी तत्वों के समूह को एक्टिनाइड कहा जाता है। और जो है हैलोजन किस में आते हैं? समूह जो है 17 में आते हैं, और समूह जो 18 है उत्कृष्ट गैस से आती हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, मानव कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो फ्रेंड्स मानव कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? मानव कोशिका में टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आप इसको याद रखिएगा, मानव कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं। और अगर जोड़े की बात करें तो 23 जोड़े होते हैं। जी हाँ फ्रेंड, एक जोड़े में 2 गुणसूत्र, टोटल 46 पाए जाते हैं। आप इसको याद रखिएगा। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पर लिखा है किस अंग के भीतर पित्ताशय अवस्थित होता है? फ्रेंड्स आप इसको बताना है, किस अंग के भीतर जो पित्ताशय होता है वह अवस्थित होता है? अग्नाशय, यकृत, वृक्क या फिर छोटी आंत? तो हमें बताना है क्या होगा इसका आंसर, किस अंग के भीतर पित्ताशय अवस्थित होता है? तो इसका आंसर होगा यकृत। यकृत के भीतर पित्ताशय जो होता है क्या होता है? वो अवस्थित होता है। आप इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, एंजाइम सहायक होते हैं किसमें? श्वसन में, भोजन में, रक्षा प्रणाली में, या फिर इनमें से कोई नहीं? जो एंजाइम होते हैं वो भोजन को पचाने में सहायक होते हैं। इसको आप याद रखिएगा, भोजन को पचाने में एंजाइम भोजन को पचाने में सहायक होते हैं। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, क्या होगा फ्रेंड्स? वस्तु की जब हम मात्रा बदल देंगे तो क्या अपवर्तित होगा? तो वस्तु की मात्रा बदलने पर घनत्व जो है वह क्या होता है? अपवर्तित रहता है, मतलब कांस्टेंट रहता है। बाकी सभी चीजें, आयतन हो गया, भार हो गया, द्रव्यमान, ये सब बदल जाते हैं, लेकिन वस्तु की मात्रा बदलने पर घनत्व जो है वह कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया? तो फ्रेंड्स सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया? तो यहाँ पर इसका आंसर होगा तांबे ने। जी हाँ फ्रेंड्स, ये आपका हिस्ट्री का भी क्वेश्चन बन गया, तांबे का उपयोग किया गया। किस अंग के माध्यम से मछली सांस लेती है? तो फ्रेंड्स जो मछलियाँ होती हैं किस अंग के? मछलियाँ हमेशा गलफड़ों से सांस लेती हैं। क्या फ्रेंड्स? मछलियाँ हमेशा गलफड़ों से सांस लेती हैं, जबकि मेढक हमेशा त्वचा से सांस लेता है, और जो मनुष्य होता है और फेफड़ों से तो लेता है। ये मेढक त्वचा और फेफड़े दोनों मिला लीजिए, बाकी मछली जो है गलफड़ों से होता है। तो फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की बात आती है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, विटामिन ए का समृद्ध स्रोत है, क्या है? तो विटामिन ए का स्रोत यहाँ पर फ्रेंड्स पूछ रहा है, आपको हमें बताना है विटामिन ए का स्रोत क्या है? संतरा, या फिर सेब, या फिर अंडा, या फिर कोड लिवर ऑयल? तो जैसा कि हमने अभी पहले भी इसको सॉल्व किया था, तो विटामिन ए का स्रोत होगा क्या होगा फ्रेंड? यहाँ पर पूछ रहा है समृद्धम स्रोत, समृद्धतम स्रोत जो क्या है फ्रेंड्स इसका होगा विटामिन ए का, ये होगा कोड लिवर ऑयल। कोड लिवर ऑयल इसका समृद्धम स्रोत होगा। और जबकि विटामिन सी जो है क्या होगा फ्रेंड्स? विटामिन सी में संतरे की भरपूर मात्रा पाई जाती है, और फाइबर सेब में काफ़ी मात्रा पाई जाती है। जी हाँ फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। जबकि यहाँ पर आपका लिखा है समृद्धतम स्रोत, तो कोड लिवर ऑयल माना जाएगा फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, रक्तचाप में उच्चतम बिंदु कहलाता है, क्या कहलाता है फ्रेंड्स? जो रक्तचाप में उच्चतम बिंदु, हाइपोटेंशन, सिस्टोलिक दाब, हाइपरटेंशन, कोड लिवर ऑयल। तो रक्तचाप में आप हमेशा याद रखिएगा क्या होता है फ्रेंड्स? रक्तचाप में उच्चतम बिंदु यहाँ पर क्या होगा फ्रेंड? ये होगा हाइपरटेंशन। क्या फ्रेंड्स? हाइपरटेंशन, यह रक्तचाप में उच्चतम बिंदु कहलाता है। जबकि यहाँ पर हाइपोटेंशन, यह रक्त वाहिकाओं में निम्न दाब के कहते हैं। जी हाँ फ्रेंड, यदि हाइपो शब्द आए तो रक्त जो वाहिकाएं होती हैं उनमें निम्न दाब जब होता है तो उसको हाइपोटेंशन बोलते हैं, और रक्त वाहिकाओं में जो उच्चतम होता है उसको हाइपरटेंशन बोलते हैं, और जब हृदय सिकुड़ने का कारण होता है उसको बोलते हैं सिस्टोलिक दाब। जी हाँ फ्रेंड, हृदय सिकुड़ने में सिस्टोलिक दाब।
अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रदूषक घटक मानव के लिए सबसे अधिक हानिकारक है? तो इसमें से कौन सा जो है मानव के लिए सबसे अधिक हानिकारक है? जिसका आंसर होगा फ्रेंड्स कार्बन मोनोऑक्साइड। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसे हम लोग एसी, फ्रिज, कूलर, इन सभी में यह उत्पन्न होता है, जो कि हमें काफ़ी बचाव करना चाहिए इसमें। जी हाँ फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन, संहति और ऊर्जा के बीच किसने संबंध स्थापित किया? तो फ्रेंड्स संहति और ऊर्जा के बीच किसने संबंध स्थापित किया? प्लांक ने, आइंस्टीन ने, डाल्टन ने या फिर रदरफोर्ड ने? तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। जी हाँ फ्रेंड्स, अल्बर्ट आइंस्टीन ने संहति और ऊर्जा के बीच संबंध स्थापित किया। अगला क्वेश्चन, टार्च में किस दर्पण का उपयोग होता है? जी हाँ फ्रेंड्स, टार्च में किस दर्पण का उपयोग होता है? तो यहाँ पर होगा फ्रेंड्स अवतल दर्पण। टार्च में अवतल दर्पण का उपयोग होता है, क्योंकि यह जो दर्पण होता है विशेषकर फोकस का काम करता है, इसलिए जो है इसकी टार्च में जो है इस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? आपको इसको बताना है। मानव शरीर में जो अधिकांश भाग होता है पाचन का, वह किस अंग में संपन्न होता है? अग्नाशय में, बड़ी आंत में, छोटी आंत में या फिर आमाशय में? तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? ये होगा छोटी आंत में। आप इसको ध्यान रखिएगा, जो मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग हो छोटी आंत में संपन्न होता है। अगला क्वेश्चन, पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित है? फ्रेंड्स, जो पीनियल ग्रंथि होती है वह कहाँ स्थित है? पीनियल ग्रंथि आपकी मस्तिष्क में स्थित होती है। यदि पीनियल ग्रंथि की बात आए तो मस्तिष्क में, और यदि गुर्दे की बात आए तो गुर्दे के जो क्या होता है फ्रेंड्स, एक जो इसका शीर्ष होता है उस पर अधिवृक्क ग्रंथि होती है। क्या फ्रेंड्स? अधिवृक्क ग्रंथि क्या होती है? गुर्दे में होती है, इसके शीर्ष में। यहाँ पर अंडकोश लिखा है तो इसमें वृषण ग्रंथि होती है, जो कि केवल पुरुषों में पाई जाती है। और जीभ की बात की जाए तो इसमें लार ग्रंथि पाई जाती है। आप इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, पारे का साधारणतः ताप मापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसकी विशेषता क्या है? फ्रेंड्स, पारे को जो है इसकी विशेषता क्या है कि यह जो है हमेशा जो तापमापी यंत्र होता है उसमें उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा? पारा, क्योंकि हम सभी जानते हैं उष्मा का एक अच्छा क्या होता है? चालक होता है, इसलिए इसकी जो संचालन शक्ति होती है वो अधिक होती है। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? उच्च विशिष्ट उष्मा। ऑप्शन नंबर डी होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, उष्मा के कारण पारे को जो प्रसार होता है पारे का, वह एक समान और अधिक होता है। और हम यह भी जानते हैं पारा कांच की नली में कभी चिपकता नहीं। इसका आंसर होगा उच्च विशिष्ट उष्मा। जी हाँ फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित गैस मिश्रण में कौन सा गैस वेल्डिंग के लिए उपयोग किया जाता है? जो फ्रेंड्स वेल्डिंग में प्रयोग किया जाता है गैस, वह कौन सा गैस होता है फ्रेंड्स? ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन। जी हाँ फ्रेंड्स, आप इसको याद रखिएगा। वेल्डिंग में ये काफ़ी कॉमन चीज़ें हैं और हमारे हमेशा कॉमन चीज़ों में आता है ये सभी चीज़ें। तो आप इसको याद रखिए कि गैस वेल्डिंग में हमेशा ऑक्सीजन और एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फ्रेंड्स जो अगला क्वेश्चन हम लोग के सामने है, निम्नलिखित में से एथेनॉल किससे प्राप्त किया जाता है? फ्रेंड्स जो निम्नलिखित में एथेनॉल है वो किससे प्राप्त किया जाता है? एथेनॉल हमेशा गन्ना से प्राप्त किया जाता है। किससे फ्रेंड्स? गन्ना से एथेनॉल प्राप्त किया जाता है। चावल से हमेशा बियर प्राप्त किया जाता है, और सूरजमुखी से हमेशा बायोडीजल, और पेट्रोलियम से एलपीजी जो कि घरेलू गैस है वो प्राप्त किया जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हमने पूरे किए लगभग 100 प्लस जो है साइंस के क्वेश्चन, जो कि बेहद ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम कोई भी एग्जाम दें, यदि ये क्वेश्चन हम पढ़ के जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा कॉन्फिडेंस अलग रहेगा। और यदि हम इन सभी चीज़ों को कोरिलेट करके पढ़ें, मतलब कि यदि कोई टॉपिक आए तो उस टॉपिक से रिलेटेड हम सभी चीज़ें जानकारी ले लें, तो हमारा पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सभी चीज़ों का अध्ययन किया, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यह सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सवाल हैं, क्वेश्चंस हैं, तो आप इस पे बने रहिए। और क्या करिए कि आप वीडियो को जरूर लाइक करिए, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।